हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। मैं अनुराधा मित्तल वापस से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एलिगेंट क्लासेस में। जैसे बच्चों मैंने बताया कि हमारे चैनल की कोशिश है कि हम हमारे 12th के स्टूडेंट की हर संभव कोशिश करें, चाहे उनका प्री बोर्ड हो और या फिर उनका अल्टीमेट एम CUT एग्ज़ाम को क्रैक करना। CUT एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिससे आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है और आपके फेवरेट कोर्स के साथ। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम आजकल आपको पास करना पड़ेगा यदि 12th के बाद आप चाहते हैं कि मुझे मेरी इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए, और वो भी उस कोर्स के साथ जो मैं परस्यू करना चाहता हूँ, जिस कोर्स को लेकर, जिस सब्जेक्ट को लेकर मैंने फ्यूचर के लिए अपने कोई ड्रीम बना के रखे हुए हैं। ये एग्ज़ाम आपका मई में होता है और फरवरी में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। लेकिन आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी CUT की हमारे साथ मिलकर। देखिए, CUT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर्स भी आते हैं, उनकी भी आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया है तो जो उसका जनरल टेस्ट का पेपर होता है उसमें साइंस भी आता है, रीजनिंग भी आता है, इंग्लिश भी आता है। तो चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप साइंस के हैं, तो ये सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। और हमारा चैनल डेफिनेटली आपको ये सब हेल्प प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। हमने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एक वीडियो में डिस्कस करा। मैंने आपको ब्रीफ में बताया हम पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने मीनिंग समझा था कोल्ड वॉर का। एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं, फिर हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एरेना ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में ये खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर जो था वो 2 ग्रुप्स के बीच हुआ था। एक ग्रुप थे अलाइड पावर्स और दूसरे ग्रुप थे एक्सिस पावर। अलाइड पावर्स में यदि हम बात करें तो अलाइड पावर्स में USA, USSR, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना। एक्सिस ग्रुप में यदि हम बात करें तो मेन जो थे जर्मनी, हिटलर, इटली, मुसोलिनी, जापान, हिरोहितो। इन 2 ग्रुप्स के बीच में वर्ल्ड वॉर चला और 1945 को जब अमेरिका में अल्टीमेटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर लिया, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज कर लिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। मैंने आपको नाम भी बताए थे बॉम्ब के, लिटिल बॉय और फैटमैन। उसके बाद पूरा का पूरा विश्व युद्ध एक खेमे में आकर रुक गया। मतलब पूरा का पूरा विश्व युद्ध का जो पलड़ा था वो एक तरफ पूरा झुक गया और विनिंग कंट्रीज निकल कर आई अलाइड पावर्स 5। लेकिन इस विश्व युद्ध ने 3 महाशक्तियों की शक्तियां बिल्कुल कम कर दी, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ब्रिटेन ने नंबर ऑफ जो उसकी कॉलोनीज थी उसको इंडिपेंडेंट करना शुरू करा। मैंने बताया भी था आपको 1947 में इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का जीतना और उसकी पावर्स का कम होना था। अलाइड पावर्स जीतती हैं, 5 महाशक्तियां मिलकर इस युद्ध को जीतती हैं। लेकिन मैंने बताया 3 की शक्तियां कम हुई, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। और 2 सुपर पावर इस वर्ल्ड के बाद निकल कर आई, एक USA और दूसरी USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोनों के बीच फिर वॉर शुरू हो गया। वही चीज, पहले मित्र, अब ना शत्रु ना मित्र, है ना। मैंने बताया था कोल्ड वॉर मतलब नो वॉर, नो पीस, नो फ्रेंड, नो एनिमी। और दोनों के बीच एक ऐसा टेम्परामेंट बन गया वर्ल्ड में जिसको इंडिकेट किया जाता है कोल्ड वॉर के नाम से। कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यू हैव रिमेंबर दैट लाइन, द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। Why the Cold War started? Because there our world becomes the bipolar. World have only 2 superpowers. One supports the capitalism, that is USA, and other one supports the communism, that is USSR. दोनों की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर। मैंने बताया था आपको, कैपिटलिज्म बात करता है हर पर्सन, हर इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड, पे, सैलरी, जो भी उसके बेनिफिट्स है वो ट्रांसफर करे जाएंगे। लेकिन कम्युनिज्म हर पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, लेकिन उससे जो डेप्थ मिले जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू हिज नीड मिले जाएंगे। कैपिटलिज्म प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है, लेकिन कम्युनिज्म बात करता है पब्लिक ओनरशिप की। एंड कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स फ्रीडम ही गिव एम्फेसिस ऑन द सोशल वेलफेयर। इतना मेजर डिफरेंस। कैपिटलिज्म स्टेट की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है, क्लासेस की बात करता है, क्लासेस भी इकोनॉमिक बेसिस पर, रिचर और पुअर। कम्युनिज्म नो स्टेट, नो क्लास, नो गवर्नमेंट।
इतना ज्यादा मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था दोनों में, यूएसए एंड यूएसएसआर में। यूएसए वांट्स दैट होल बिकम्स द कैपिटलिस्ट and USSR wants that whole world becomes the communist, and it is the major behind the Cold War between these two countries, USA and USSR. कोल्ड वॉर चलता है इस पीरियड में 1991 तक। दोनों जो पावर्स हैं लगी हुई हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में। यूएसए कोशिश कर रहा है यूएसएसआर की पावर को कम कर दूं, यूएसएसआर कोशिश कर रहा है यूएसए की पावर को कम कर दूं। लेकिन दिस पीरियड नोन एज कोल्ड वॉर, बिकॉज ये सारा जो स्ट्रगल हो रहा है वो हो रहा है विदाउट वायलेंस, विदाउट द यूज ऑफ वेपन्स, क्योंकि दोनों को पता था अभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल कर आए हैं। हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम वापस से युद्ध की आग में गिर जाएं, है ना। हमें अभी अपने आप को बचा के रखना है। लेकिन हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो राइवल ब्लॉक है, यूएसए का राइवल यूएसएसआर, यूएसएसआर का राइवल यूएसए, वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। तो बस दोनों एक दूसरे की लेग पुलिंग करने में लगे हुए। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स उन्होंने तोड़े, नंबर ऑफ ट्रीटीज को उन्होंने ब्रेक किया, लेकिन कहीं भी वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, हथियार लेके खड़े हो गए कि आगे लड़िए, नहीं, है ना। और इसीलिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो इसके जो कोल्ड वॉर है उसके मीन्स थे फॉल्स प्रोपेगेंडा, डिप्लोमेसी, है ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने खेमे को बढ़ाना, अपने मित्रों में वृद्धि करते जाओ और दूसरे के शत्रुओं में वृद्धि करते जाओ, है ना। नंबर ऑफ कंट्रीज जो है उनको अपना फ्रेंड बना लो, और जब आपका फ्रेंड बनेंगे तो वो ऑब्वियसली यूएसएसआर की क्या बन जाएंगे, एनिमी। यूएसएसआर के जो फ्रेंड बन रहे थे वो यूएसए के क्या बन रहे थे, एनिमी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, कि क्या रीजन था कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्या मीनिंग था कोल्ड वॉर का, और सेकेंड वर्ल्ड के बाद वर्ल्ड की सिचुएशंस ऐसी क्या आई जिसके कारण से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एरेना ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया भी पिछली क्लास में कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट आर नॉट ओनली फॉर दिस CUT, दैट आर हेल्प यू फॉर योर एग्जाम ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम एंड अल्टीमेटली CUT। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब हम वापस से बात करते हैं। हमने कोल्ड वॉर को पढ़ा, ठीक है। कोल्ड वॉर को पढ़ने के बाद अब जो हमें आगे डिस्कस करना है, देखिए अब मैंने यहाँ पर कोल्ड वॉर का एक छोटी सी समरी, एक डेफिनेशन जो किसके द्वारा दी गई है, मेनिन के द्वारा दी हुई है। मेनिन क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ पर मेनिन कह रहे हैं यहाँ पर कोल्ड वॉर और स्ट्रगल बिटवीन, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, इससे आपको कोल्ड वॉर एक बार वापस से रिवाइज होगा। देखिए क्या कह रहे हैं वो, कोल्ड वॉर वाज स्ट्रगल, यानी कोल्ड वॉर क्या है, एक स्ट्रगल है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, किसके बीच में, टू आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, दो विचारधाराएं लड़ रही हैं आपस में, एक है कैपिटलिज्म, एक है कम्युनिज्म, बिटवीन टू कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। Two techniques, democracy and dictatorship. Democracy supported by the USA and dictatorship supported by the USSR. A new words, NATO and Warsaw. These are the military alliances. ठीक है, military alliances क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। Two individuals, individuals means the peoples who was ready to start the Cold War. John Foster Dulles and Joseph Stalin. जॉन फॉस्टर डलेस, आप देख रहे हैं दोनों को, है ना, ये अमेरिका के हैं और ये यूएसएसआर के। जॉन फॉस्टर डलेस उस वक्त के अमेरिकन डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेसी जो चलती थी, देखिए मैंने आपको बताया अभी भी कि कोल्ड वॉर जो है ना उसमें मेन वेपन्स यूज करें, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स तो यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोल्ड वॉर का जो मेन वेपन था दैट इज डिप्लोमेसी। इट मीन्स हाउ कैन योर पावर एनलार्ज योर ग्रुप by economy, by military or by any other means. Okay, and he was Joseph Stalin, Soviet revolutionary and political leader. ठीक है, रशिया में जो सोवियत रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, वो भी कहीं ना कहीं उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था, जोसेफ स्टालिन का था। तो देखिए यहाँ पर हमने बताने की कोशिश करी कि कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, कोल्ड वॉर स्ट्रगल बिटवीन द टू कंट्रीज यूएस एंड यूएसएसआर, struggle between the two techniques, democracy which talks about the freedom of the individual, dictatorship which talks about the autonomy of the government, two military alliances NATO and Warsaw, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको, and two individuals, John Foster Dulles, American diplomat, and Joseph Stalin, Soviet revolutionary and political leader, 1924 to 1953। आगे देखिए बच्चों, arenas of cold war।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर? देखिए, एरिना ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ? क्राइसिस दैट अकर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इट मींस कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे क्राइसिस जो कोल्ड वॉर के पीरियड में हुए, क्लियर, लेकिन वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया उन्होंने। मतलब क्राइसिस थे, डिस्प्यूट्स थे, स्ट्रगल थे, एक पावर दूसरे पावर से अनहैप्पी थी इन इश्यूज को लेकर, लेकिन उनके कारण कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया। किसी ना किसी सिचुएशंस में कैसे ना कैसे करके उन क्राइसिस पे कंट्रोल पाया गया, और उन्हें ही हम कहते हैं एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, बट दैट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल दैट नॉट क्रॉस देयर बाउंड्रीज। इट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस कोल्ड वॉर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्ल्ड वॉर थर्ड। तो आई थिंक आपको एरिना का मतलब समझ में आया होगा। एरिना का मतलब वर्ल्ड में होने वाले वो इंसिडेंट्स, वो सिचुएशंस जो कोल्ड वॉर के पीरियड में हुए थे, लेकिन वो अपने लिमिट्स में थे और वो इतने ज्यादा स्ट्रांगली रिवोल्ट नहीं हुए कि उनके कारण से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। अगर हम एरिनास की बात करें तो देखिए, 2-3 एरिनास की बात की जाती है। एक कोरिया की बात की जाती है आपका, ठीक है, एक वियतनाम की, और एक आप देख रहे हैं बर्लिन। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर अब हम बर्लिन की बात करते हैं, ठीक है। बर्लिन को लेकर 3 चीजें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें बर्लिन ब्लॉकेट 1948, दूसरा हमें पढ़ना है पार्टीशन ऑफ जर्मनी 1949, और एक हमें पढ़ना है बर्लिन वॉल 1961 टू 1989। इंपॉर्टेंट है बर्लिन, एक एरिना है ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर। तो चलिए बच्चों इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, मैंने बताया आपको कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 2 पावर्स के बीच में हुआ था। 2 सुपर पावर्स थी, उसमें निकली थी बाद में, लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ आपने देखा था कि एक तरफ अलाइड पावर्स थी और दूसरी तरफ एक्सिस पावर थी, ठीक है। अलाइड पावर में आपने देखा कि सारी पावर खत्म और 2 ही पावर रह गई, एक रह गई यूएसए और यूएसएसआर। और इसका साथ देने वाला कौन था? इसका साथ देने वाला था ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक है। एक्सिस पावर में देखिए, आप याद करिए कौन कौन सा पढ़ा था आपने। सबसे ऊपर जर्मनी, फिर आपका इटली और फिर आपका जापान। लीडर्स को याद करिए, मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पीछे कहीं ना कहीं मेजर रोल किसने प्ले किया था? हिटलर ने, ठीक है। हिटलर डिक्टेटर था, इंपेरियलिज्म को सपोर्ट करता था और अपनी इंपेरियलिज्म को फॉलो करने के लिए ही वर्ल्ड को वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक में लेके गया। तो आप देखिए, ये जो था ग्रुप, ये विनिंग था, और ये जो ग्रुप था ये डिफीटेड ग्रुप था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की पावर किसके पास आ गई? इस ग्रुप के पास। और इनकी पावर क्या हो गई? छिन गई। जापान पे तो बम डाल दिए गए, तो वो तो अपने आप को इकट्ठा करने में लग गया। उसने इन सब चीजों के हाथ, मतलब उसके बाद है ना, जापान एकदम इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, लड़ाई झगड़े, उनसे वो न्यूट्रल हो गया। नहीं, मुझे नहीं करना, मैं अपना अपना डेवलपमेंट करूंगा, अपने टेक्निक्स लाऊंगा, अपने सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे आगे से उसने ये कर लिया कि नहीं, आगे से मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। जर्मनी में देखिए क्या हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इस वर्ल्ड वॉर के बाद जिसको उठाना पड़ा वो था जर्मनी। शुरू भी इसने किया था, ठीक है, आपने सुना भी है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। तो वही चीज है कि जैसा फल किया, जैसा उन्होंने काम किया, वैसा ही उसको फल मिला। और देखिए एरिनाज में अगर हम देखें तो केवल बर्लिन से लेकर हमें 3 चीजें पढ़ने हैं बर्लिन और जर्मनी को लेके। आपको पता है बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ द जर्मनी। देखिए क्या होता है, बर्लिन ब्लॉकेड जून 1948। अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको मैप दिखाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ हम समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये जर्मनी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये बर्लिन की, इसकी कैपिटल बर्लिन। ओके, अब क्या किया जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विनिंग पावर्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, जर्मनी का पार्टीशन करेंगे, वो 1949 में करेंगे। लेकिन उससे पहले ही रशिया क्या करता है, जो सोवियत यूनियन है वो क्या करता है, इस जर्मनी का ब्लॉकेड कर देता है, ठीक है। जर्मनी की जो कैपिटल थी बर्लिन का ब्लॉकेड कर देता है 1948 में। यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस बर्लिन में नहीं जा सकती, चाहे वहां के पीपल्स रह रहे हो या कुछ भी रह रहे हो। तो यहां पर जो यूएसए है वो एयरलिफ्ट करता है। एयरलिफ्ट मतलब जो वहां के जो यूएसए के पीपल्स हैं, या जो ब्रिटेन के पीपल्स हैं, फ्रांस के पीपल्स हैं, चाइना के पीपल्स हैं, जो उस वक्त बर्लिन में रह रहे थे, उनको हेल्प पहुंचाने के लिए अमेरिका एयरक्राफ्ट की सहायता लेता है और एयरलिफ्ट भी करता है। द बर्लिन ब्लॉकेड वॉज एन अटेम्प्ट बाय द सोवियत यूनियन लिमिट्स द एबिलिटी टू अलाइड पावर्स टू ट्रेवल देयर सेक्टर्स ऑफ द बर्लिन। ठीक है, बर्लिन जीत लिया इन्होंने, ठीक है, चारों ने जीता, मिलकर जीता है,
लेकिन अखिल सोवियत यूनियन क्या करता है कि इसको ब्लॉकेट कर देता है कि नहीं, आप बर्लिन में नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, 6-7 महीने बाद उसको ये ब्लॉकेट हटाना पड़ा था अपना एट लास्ट ऑफ द दिसंबर 1948। लेकिन एक बार तो 1948 में क्या कर दिया जाता है, यूएसएसआर के द्वारा इस बर्लिन का ब्लॉकेट कर दिया जाता है और यूएसए उस वक्त एयरलिफ्ट करता है अपने रॉ मटेरियल्स, फूड, हेल्थ, जो भी फैसिलिटीज उसको पीपल्स को देनी होती है वो एयरलिफ्ट से करता है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेंट टू द सोवियत यूनियन। अब देखिए यहाँ फिर और चीज मैं बताती हूँ आपको। 1949 में क्या किया जाता है, 1949 में ये जो पूरा जर्मनी है, अभी आगे मैं आपको मैप भी दिखाने वाली हूँ, पहले यहाँ समझने की कोशिश करिए। 1949 में ये होल जर्मनी, देखिए ये ध्यान रखिए, बर्लिन और जर्मनी, जब हम बर्लिन बोल रहे हैं इट मीन्स वी टॉक ओनली अबाउट द कैपिटल ऑफ जर्मनी, नॉट होल जर्मनी। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, पार्टीशन ऑफ जर्मनी 1949। अब देखिए क्या होता है, मैंने बताया आपको अलाइड पावर्स जीतती हैं और जर्मनी हारता है, तो ये अलाइड पावर्स क्या करती हैं, इस जर्मनी को डिवाइड कर लेती हैं 4 सेक्टर्स में। एक सेक्टर आ जाता है यूएसए के पास, एक आ जाता है ब्रिटेन के पास, एक आ जाता है फ्रांस के पास, और ये वाला जो था ईस्टर्न जो था जर्मनी, ये किसके कंट्रोल में चला जाता है, यूएसएसआर के। और बच्चों ध्यान रखना, जो इसकी कैपिटल है बर्लिन, वो यहाँ पर है, यानी वो भी किसके एरिया में आ रही है, यूएसएसआर के एरिया में आ रहे हैं। तो इट इज द पार्टीशन ऑफ जर्मनी, यानी व्हेन अलाइड पावर्स विंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर, देन इन 1949 दे पार्टीशन द जर्मनी। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करती है, वो जर्मनी को बांट के ले लीजिए, भाई जर्मनी है कैसे ले हम, तो थोड़ा भाग आप ले लीजिए, थोड़ा आप ले लीजिए, थोड़ा आप ले लीजिए। जो वेस्टर्न वाला पार्ट था वो किसके पास आ गया, वेस्टर्न कंट्रीज के पास आ गया, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। और जो ईस्टर्न वाला पार्ट था वो किनके पास चला गया, यूएसएसआर के पास हो गया। इस तरह से ये 4 पार्ट्स में बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ये तीनों अलाइड जोन्स हैं, अलाइड जोन्स 3 कौन कौन सी, ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस। ठीक है, ये क्या करती हैं कि नहीं अब रहने दो, हम क्या करते हैं इस पूरे जर्मनी को एक कर लेते हैं। इस वाले तीनों ने अपना अपना पार्ट क्या कर लिया, एक साथ मिला लिया और इसको कहा वेस्ट जर्मनी, और क्या कहा, FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, पहले 4 टुकड़ों में था, अब 2 टुकड़ों में हो रहा है, वो पार्टीशन ही रहा है जर्मनी का। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न पावर्स थी जिन्होंने अपने जर्मनी को 3 भागों में बांटा था, उन्होंने एक साथ कोलैबोरेट किया और अपने पार्ट को क्या नाम दे दिया, वेस्ट जर्मनी, और एक और नाम दिया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो यूएसएसआर कैसे चुप बैठता, एक्शन का रिएक्शन तो जरूरी है। यूएसएसआर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये जो मेरा पार्ट है इट इज नोन एज ईस्ट जर्मनी एंड ही गिव नेम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से 1949 में से पहले जो जर्मनी 4 भागों में बटा हुआ था, 1949 में वो जर्मनी क्या हो जाता है, 2 भागों में बटकर विश्व के सामने आता है। एक भाग जिस पर वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न अलाइड्स का रूल था, दैट इज नोन एज वेस्ट जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। और दूसरा वाला पार्ट जो यूएसएसआर का था, जहां कैपिटल भी थी वहां की, वो किसके पास चला जाता है, यूएसएसआर के पास, और इसे क्या कहा जाता है, ईस्ट जर्मनी। अब देखिए ये मैप, इससे आप और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर ये पूरा मैप मैंने बताया, अब इसको वापस से हम एक बार समझते हैं। देखिए, इट इज द डिवाइडेड बर्लिन 1948 टू 1990, 1948 टू 1990। आज बच्चों जिस जर्मनी को हम देखते हैं वो 1948 वाला जर्मनी नहीं है, वो 1990 वाला जर्मनी है। 1990, 1989 से 1991 तक पीरियड के बीच में ऐसे इंसिडेंट्स होने लग गए थे जिनसे लग रहा था कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। दोनों अलाइड पावर्स एक दूसरे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा रही थी, जो डिस्प्यूट्स हुए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं डिस्प्यूट्स में से एक डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, दैट इज बर्लिन का जो डिवाइडेशन किया गया था, जो जर्मनी का डिवाइडेशन किया था, उसको वापस यूनिफाइड किया गया 1990 में। ठीक है, तो हम किस जर्मनी की बात कर रहे हैं, किस बर्लिन की बात कर रहे हैं, जो 1948 से लेकर 1990 तक के पीरियड में था, है। और ध्यान रखिए 1990 के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया जाता है, और जो आज का जर्मनी है वो 1990 का जर्मनी है। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया जैसे कि 1948 में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया 4 में, तो पहले डिवाइड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ये जो क्लियर पार्टीशन हुआ जर्मनी का वो 1949 में हुआ। देखिए आपको दिख रहा है, इट इज द ईस्ट जर्मनी एंड इट इज द वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी अंडर द कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट जर्मनी अंडर द कंट्रोल्स ऑफ द सोवियत रशिया। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट किसके पास था, फ्रेंच के पास, एक पार्ट ब्रिटिश के पास और एक पार्ट
अमेरिका के पास। ठीक है, और इन तीनों ने क्या किया, अपने पार्ट को बाद में जाकर एक कर लिया। कब करा, 23 मई 1949, और इसका नाम क्या दिया बच्चों, FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इनके रिएक्शन के बाद, एक्शन के बाद, जैसे मैंने कहा एक्शन का रिएक्शन, और कोल्ड वॉर में तो तुरंत, अच्छा आपने ये एक्शन किया तो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तभी तो आप एक दूसरे की पावर्स को चैलेंज करेंगे। एक ने एक्शन किया और आप बैठे हैं, कोई बात नहीं, वॉर तो हो नहीं रहा, कोल्ड वॉर, ये तो क्या होता, ये कोल्ड वॉर तुरंत ही थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन ने कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखा, तो इन्होंने अपने आप को यूनिफाइड किया, और यूनिफाइड करके क्या दिया, FRG नाम दे दिया, फेडरल रिपब्लिक जर्मनी। मैं बताती हूँ, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए इन्होंने जो आप कहेंगे गवर्निंग सिस्टम जो ऑप्ट किया, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑप्ट की, यानी डेमोक्रेसी लाएंगे विद पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिकन क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ गवर्निंग 11th के आपके सिलेबस में दिए। टाइम मिलेगा तो हम बिल्कुल इसको रिवाइज करवाएंगे। देखिए दूसरा, देखिए जब इसने ऐसा किया तो यूएसएसआर ने क्या करा, ठीक है था यूएसएसआर के पास ही, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन जरूरी था। तो यूएसएसआर क्या करता है, अपने इस वाले पार्ट को, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना था, इसको किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना था, ईस्ट जर्मनी, ओके, और नाम क्या देता है, GDR, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, लगभग सेम सेम नाम है पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये कब स्टैब्लिश होता है, 7 अक्टूबर 1949। कौन सी आइडियोलॉजी से बेस्ड था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, है ना। और याद करिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिज्म के फादर हैं वो किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है ना। और जो लीडर हैं, सोवियत लीडर जिन्होंने एक तरह से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करी, लेनिन ने करी, फिर स्टालिन आए, स्टालिन के बाद और लीडर चेंज हुए, तो इन दोनों के थॉट से बायस था, कौन सा था, ये वाला। यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कौन से थॉट्स अपना रही थी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिज्म, है ना। और यहाँ की जो फिर से डेमोक्रेसी, देखिए आप अगर आप वर्ड्स को ध्यान देखेंगे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी मतलब गिव इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल ऑफ द फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, यानी ये वाला पोर्शन तीनों की तीनों कंट्रीज किसको यूज करती थी, कैपिटलिस्ट। तो आया बच्चों समझ में, ये था एक एरिना। अभी हमारा बच रहा है, अभी बर्लिन वॉर भी बच रही है ना। अभी हमने दो चीजें बात करी है, ठीक है। ये क्या था हमारा एक और इंसिडेंट, एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, दैट इज पार्टीशन ऑफ जर्मनी। एक बार वापस से सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एलाइड पावर उस वॉर को विन करती हैं तो वो जर्मनी को 4 भागों में बांटती हैं। एक पार्ट ब्रिटेन के कंट्रोल में, दूसरा पार्ट फ्रांस के कंट्रोल में, और तीसरा पार्ट अमेरिका के कंट्रोल में, जिसको बाद में मिला लिया गया और कहा गया FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। इसका जवाब देने के लिए जो यूएसएसआर था उसने अपने जो जर्मनी है उसको नाम दिया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये डेमोक्रेसी से, आइडियोलॉजी से फेवर रखता था, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। ये वाला जो सोवियत था वो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट या कम्युनिज्म से बेस्ड था, और डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था। इस गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ तक आई बच्चों बात समझ में। अगला जो इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बर्लिन वॉल इन 1961। देखिए यहाँ पर, इट इज द बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। और आप देखिए जो जर्मनी की कैपिटल है वो किसके एरिया में आ रही है, यूएसएसआर के, ठीक है। तो जब डिवीजन हुआ था तो इस कैपिटल का भी डिवीजन हो गया था, यानी वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन ये वाला, ठीक है, ये बर्लिन वाला पूरा हो गया ना। वेस्ट बर्लिन किसके पास चला गया, वेस्टर्न ब्लॉक के पास, और ईस्ट बर्लिन किसके पास चला गया, ईस्टर्न ब्लॉक के पास। ईस्टर्न ब्लॉक मतलब यूएसएसआर, वेस्टर्न ब्लॉक मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। अब क्या हुआ, ये हुआ तो देखिए बच्चों एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज थी ये डेमोक्रेसी की बहुत बात करती थी, है ना। इंडिविजुअल को लिबर्टी देती थी, आप डेवलपमेंट करो, आप अपना डेवलपमेंट करो, क्योंकि आपका होगा तो हमारी कंट्री का हो जाएगा। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती थी। लेकिन ईस्ट जर्मनी किसको सपोर्ट करती थी, कम्युनिज्म। याद आया बच्चों, मैंने कहा था आपको कि कोल्ड वॉर, एरिना ऑफ कोल्ड वॉर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई कैपिटलिज्म बोले आपको समझ में आ जाए हाँ इसकी सोच क्या है,
और जैसे कम्युनिज्म वर्ड बोला जाए आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या 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 चाहता है ना, वो चीजें क्लियर होंगी तो ही आगे के आपको इंसिडेंट्स क्लियर होते हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जब इसका पार्टीशन हुआ ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, जो बर्लिन था वो भी पार्टीशन हो गया, कुछ पार्ट वेस्ट में चला गया, कुछ पार्ट ईस्ट में चला गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये जो पीपल्स थे, अब ये तो क्या हो रहा था, बर्लिन बहुत डेवलप्ड होता जा रहा था, फैसिलिटीज मिल रही है, डेमोक्रेसी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है ना, आप काम कर रहे हैं आपको बेनिफिट मिल रहा है, और यहाँ तो करो या मत करो नीड तो पूरी होनी है, तो धीरे धीरे डलनेस आ रही थी। अब लोगों ने क्या करा, यहां से यहां पलायन करना शुरू कर दिया। जो ईस्टर्न बर्लिन के पीपल्स थे वो कहाँ ट्रांसफॉर्म होने लगे, वेस्टर्न बर्लिन। अब यूएसएसआर को पता लगा कि भैया ये तो गड़बड़ है, आपको लड़ने के लिए वेपन्स तो यूज करने नहीं है कोल्ड वॉर में, लेकिन पीपल्स जो आपके एरिया में वो तो आपके एरिया में रुकने चाहिए ना, तो क्या किया जाए। तो मैंने बताया यहाँ से यहाँ पीपल्स यहाँ से भी जाते थे, लेकिन बहुत रेशियो कम है, यहाँ एक जाएगा तो यहाँ 10 आएंगे। तो इस तरह से क्या होने लगा, बर्लिन में ट्रांसफॉर्म होने लगा। तो अब क्या किया जाए, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रास्ता देखिए क्या निकाला सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन क्या करता है, 1961 में ईस्टर्न बर्लिन और वेस्टर्न बर्लिन के बीच एक कंक्रीट की दीवार बना देता है, दैट इज नोन एज बर्लिन वॉल। दिख रहे हैं ना आपको, ये रही, इट इज बर्लिन वॉल, ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन। आ रहा बात समझ में कि भाई ताकि लोग क्या करें, इधर से उधर ट्रांसफर ना करें, जाए ना, मेरे कंट्री के लोग मेरे में रहे, वहां जो रह रहे हैं वो वहीं रहे। तो देखिए ऑन अगस्त 13, 1961 द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR, आया समझ में, गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर began to build a concrete wall, that is Berlin Wall, between East and West Berlin। है ना बच्चों, मैंने बताया ना आपको कि जब बर्लिन का पार्टीशन हुआ और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नीड्स के लिए, है ना, मैकडोनल्ड वगैरह वहां खुल गए, वहां लोग जाते, अच्छा ये चॉकलेट होता है, अच्छा ये ऐसा होता है, बड़े खुश होते, और आप खुद भी जाते और पीछे पीछे और लोग भी आ जाते। ईस्टर्न जर्मनी अपने कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से बायस था, मुझे तो सबकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मुझे तो सोशल वेलफेयर करना है, मुझे तो नीड्स पूरी करनी है, कोई व्यक्ति वर्क करे या ना करे, ये सब वो उन चीजों में घिरा रह गया। और कैपिटलिज्म डेवलप होता गया, तो इंसान कहाँ भागेगा, डेवलपमेंट की तरफ भागेगा। अब सोवियत यूनियन ने सोचा कैसे रोका जाए, तो बोले कोई बात नहीं, भाग रहा है ना, दीवार बना देते हैं। सोवियत यूनियन क्या करता है, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के बीच ये दीवार बना देता है। एंड देखिए दिस बर्लिन वॉल सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। और मैंने बताया ना ये क्या हो गया आपका, एक और एरिना हो गया, है ना, एक और। लेकिन देखिए इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, बना दी, लोगों को आना जाना रोक दिया, दीवार छोटी थी, फिर लोग है ना कूद कूद के जाने लगे, तो फिर सोवियत यूनियन यहाँ पर और वो कंक्रीट और वो लोहे की वो लगा देता है। कैसे ना कैसे कोशिश की गई और ये बर्लिन वॉल बनी रही, कब तक, जब तक कोल्ड वॉर का पीरियड खत्म होने वाला पीरियड ना आया। और 1989 में हम पढ़ेंगे आगे, 9/11 1989 को जो पीपल्स थे, ठीक है, इधर के और इधर के पीपल्स जो थे, उन्होंने मिलकर ही इस दीवार को गिरा दिया, है ना। क्योंकि तब अब आप सोचेंगे मैडम पहले गिरा देते, पहले कैसे गिरा देते, पहले माहौल खराब था। अब 1989 के आसपास तो उन्हें लगने लगा कि अब कोल्ड वॉर खत्म होने वाला है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने वाला है, इसके पास इतनी पावर नहीं है, तभी तो टक्कर लेंगे। तो पीपल्स ने इस दीवार को गिरा दिया था, वो हम आगे जब एंड ऑफ बाइपोलरिटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और ये क्या कहलाता है, जब ये गिरेगी दैट इज द सिंबल ऑफ एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी इसका बनना क्या था, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ये मिड पीरियड में आपके कोल्ड वॉर में आए, और इसका गिरना क्या कहलाएगा, एंडिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आया बच्चों समझ में, अब आपको समझ में आ रहा होगा हम एरिनाज में क्या क्या पढ़ रहे हैं। एरिना का मतलब क्या हो गया कि ऐसे इंसिडेंट जो कोल्ड वॉर के पीरियड में बहुत आप कह सकते हैं खतरनाक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वो लिमिट क्रॉस नहीं करी कि कोल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर में बदल दें। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, एरिना में जब हम पढ़ते हैं तो एरिना में हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज कोरिया वॉर, ठीक है। एरिना की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको छोटा सा, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो एक और टॉपिक आता है, दैट इज कोरिया वॉर। अब देखिए कोरिया वॉर क्या था, कोरिया वॉर का जो पीरियड है वो है 1950 टू 1953। ये जो कोरिया वॉर था ये था बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये युद्ध हो रहा था। लेकिन बेसिकली जो था ना, ये वॉर जो था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में नहीं था, ये था यूएसए और यूएसएसआर के बीच।
नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर एंड साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय द यूएसए। यानी हम इसको क्या कह रहे हैं, वो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है और वास्तविकता कुछ और है। दिख तो ऐसे रहा है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्ट्रगल किसके बीच में था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ये कोरिया वॉर तो 1953 में खत्म हो गया, लेकिन देखिए कोल्ड वॉर तो लंबा चला 1945 से टू 1991। तो आए बच्चा, आरएनआर में हमने अभी तक 4 इंसिडेंट पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा बर्लिन ब्लॉकेट 1948 में, यूएसएसआर ने बर्लिन को ब्लॉक किया ताकि वहां के जो लोग हैं उनके पास कोई मटेरियल, फूड मटेरियल ना पहुंचे, तो अमेरिका ने एयरलिफ्ट करके उन पीपल्स की हेल्प करी थी, लेकिन बर्लिन ब्लॉकेट बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला था। फिर आपने पढ़ा पार्टीशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को 4 टुकड़ों में बांटा गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन 1949 में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने अपने पार्ट को एक कर लिया और नाम दिया फेडरल डेमोक्रेटिक जर्मनी रिपब्लिक, और उसके रेस्पॉन्स में यूएसएसआर ने ईस्टर्न जर्मनी को नाम दिया आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद देखिए तीसरा इंसिडेंट हमने पढ़ा अगस्त 13, 1961 में जो यूएसएसआर है वो क्या करता है, बर्लिन वॉल बना लेता है 1961 में। कब तक रहेगी, 90, यानी बर्लिन वॉल का पीरियड हम देखें तो बर्लिन वॉल का पीरियड है 1961 टू 1989, ताकि लोग जो हैं वो इधर उधर ना जा सके। ठीक है, तो ये एरिना, और एक एरिना मैंने आपको बताया कोरिया वॉर का। कोरिया वॉर पीरियड 1952-53 between North Korea and South Korea, but legally or really this war between the USA and USSR. North Korea supported by the USSR and South Korea supported by the USA. ठीक है, एक और एरिना की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और डेफिनेटली आपका चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो या सीयूटी हो, इसमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। दैट इज क्यूबा मिसाइल संकट 1962। देखिए पहले मैप देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूएसएसआर, जैसे आप रशिया कहते हैं, ओके, ये इनकी पोजीशन है। 1962 में यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, यूएसए के लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, थोड़े से जॉन छुप गए, देख लीजिए, ठीक है। और क्यूबा, इट इज अ आइलैंड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यहां पर जो लीड कर रहे थे, यहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो। आगे बच्चों समझ में, वापस से देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा एरिना क्या है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, 1962। अगेन रिपीट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले मैप से दिखाने की आपको कोशिश करिए ताकि चीजें आपको समझ में आए। यूएसएसआर, नॉर्थ यूएसए, साउथ यूएसए, यूएसए के लीडर जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा में किसकी सरकार, फिडेल कास्ट्रो की। अब कहानी आगे सुनिए, कहानी में ट्विस्ट क्या है देखिए। आप क्यूबा की लोकेशन देखिए, बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है अमेरिका के साथ, लेकिन आपको ये सुन के ताजुब होगा कि ये जो फिडेल कास्ट्रो यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिज्म। मतलब अमेरिका की नाक पे बैठा कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाला एक लीडर, जिसको फाइनेंशियल एड कौन दे रहा है, यूएसएसआर। भाई जो जो उस वक्त कोल्ड वॉर की पीरियड में कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेगा वो तो यूएसएसआर का चहेता है या नहीं है, अरे बात समझ में। तो ये जो क्यूबा था, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसएसआर। सपोर्ट मतलब फाइनेंशियल एड देना, हेल्प करना, फूड मटेरियल पहुंचाना, जो भी उसको जरूरत थी वो अमेरिका बैठा हुआ था शांति से। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो यूएसएसआर है, ठीक है, आपने देखिए यहाँ पे मैं और बताती हूँ, यहाँ मैटर लिखा है मैंने, जैसे मान लीजिए ये आपका, हम बात करें यहां आपका अमेरिका, ठीक है, ये है क्यूबा, ये है आपका यूएसए नॉर्थ, और ये साउथ यूएसए, ये है आपका क्यूबा, और यहां पे कहीं है यूएसएसआर, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी और फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। यानी ये क्यूबा जो था, इसकी पोजीशन अमेरिका के पास है, लेकिन ये किसके साथ अलाइड था, ये यूएसएसआर के साथ अलाइड था। और यहां पर पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन फिडेल कास्ट्रो आते हैं, उसको ओवरथ्रो करते हैं, ठीक है, और
1959 में फिडेल कास्ट्रो यहाँ पर पावर में आ जाते हैं और लगभग 2008 तक ये पावर में रहे। और देखिए इनकी डेथ कुछ सालों पहले हुई है, 5-7 साल पहले 2016 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब ये हो रहा है 1959 में फिडेल कास्ट्रो यहाँ के रूलर बनते हैं और क्या करते हैं, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, क्यूबा में कम्युनिज्म को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। अब लेकिन निकिता जो क्रुश्चेव थे वो क्या करते हैं, देखिए उस वक्त आप देखिए टेंशन का माहौल था, है ना। 1953 में यूएसएसआर ने भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1953 में, आफ्टर द डेथ ऑफ स्टालिन। अमेरिका पहले कर ही चुका है, आपको पता है, हिरोशिमा नागासाकी पर उसने किया था। अब हथियार बनाए जा रहे हैं, हर कंट्री डर रहा है, चाहे खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हथियार बनाने उस पीरियड में ये हालत था, और हथियारों को यूज भी नहीं करना, है ना। आ रहा है ना मजा, हम खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम हथियार बनाएंगे, और हमें ये भी पता है हम हथियारों को यूज भी नहीं कर रहे। तो आगे हम एक थ्योरी पढ़ेंगे डिटर्नेंस की। डिटर्नेंस ये कहता है कि हथियार बनाओ बनाओ बनाओ, रखते जाओ, यूज नहीं करना, केवल डराना है सामने वाले को, है ना। दैट इज द थ्योरी ऑफ डिटर्नेंस, पढ़ेंगे आगे। अब ये जो निकिता क्रुश्चेव वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉयड करना शुरू कर देते हैं 1962 के आसपास। ठीक है, करते हैं। इस बात का अमेरिका को पता लगते लगते 3 हफ्ते बीत जाते। 3 हफ्ते बाद अमेरिका अवेयर होता है एकदम से, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ वाला मामला हो रहा है, मेरी नाक के नीचे मिसाइल लेके बैठा और कभी अटैक हो गया तो इधर से मारा, क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा। तो वो डरता है, मतलब वो अवेयर होता है, और अवेयर होने के बाद वो वार्न करता है किसको, निकिता क्रुश्चेव को, और वो कहता है यू इमीडिएटली रिमूव और विड्रॉ योर मिसाइल्स फ्रॉम द क्यूबा, otherwise I have take some immediate action. This warning given by John F. Kennedy to the Nikita Khrushchev. देखिए बच्चे, आप जब भी पॉलिटिकल साइंस या आईआर जब पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ें, तो आप घटनाओं को जोड़ के पढ़िए, है ना। टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए, इस वक्त लीडर कौन थे, इस वक्त लीडर कौन थे, इस वक्त कौन था, इस वक्त इंसिडेंट क्या हुआ, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब क्या होता है, ऑर्डर करते हैं और क्यूबा मिसाइल, इसी को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। और इस वक्त अगर हम देखें, होल वर्ल्ड बिकम्स टू मच नर्वस, यानी हर व्यक्ति डरा पड़ा। सबको लग रहा था जॉन एफ कैनेडी वार्निंग दे रहे हैं निकिता क्रुश्चेव को, मिसाइल से हटाइए, और निकिता क्रुश्चेव क्या कर रहे हैं, मैं तो नहीं हटाता, है ना। निकिता क्रुश्चेव तो डिप्लॉयड कर रहे थे, तो वो हटाएंगे क्यों। और हर व्यक्ति उस वक्त वर्ल्ड का डरा हुआ था। दिस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कन्वर्टेड कोल्ड वॉर इनटू द वर्ल्ड वॉर थर्ड, यानी हर इंसान को क्या लगने लगा कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि क्यूबा में कम्युनिज्म गवर्नमेंट तो थी, अब आप मिसाइल्स और डिप्लॉयड कर दो। और यूएसएसआर के निकिता क्रुश्चेव या मिसाइल डिप्लॉय कर रहे थे। लेकिन देखिए क्या हुआ, हर लीडर की कोई ना कोई, है ना, एक आइडियोलॉजी होती है, एक थॉट होते हैं जिससे वो बायस्ड होते हैं। निकिता क्रुश्चेव जब यूएसएसआर के लीडर बने, तब से ही उनके दिल में कहीं ना कहीं ये था कि हम इस कोल्ड वॉर को खत्म कर लें और फ्रेंड रिलेशंस को बढ़ाएं। और ये कुछ काम किया भी जाता है, जिसका पीरियड होता है जिसको हम जनरली दितांत के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है रिलैक्सेशन इन टेंशन, यानी कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने कोल्ड वॉर की टेंशन कम करी। यहाँ तो अभी तक तो टेंशन बढ़ रही है, आप कहोगे मैडम आप कह रही कम करी, यहाँ तो टेंशन बढ़ रही है, बिल्कुल टेंशन बढ़ रही है। लेकिन मैंने बताया ना, हम एरिना पढ़ रहे हैं। एरिना का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया, क्राइसिस आए, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन हो रहा था। तो जब कैनेडी ने वार्न किया, और वार्न करने के बाद कहा कि आप तो यहाँ से मिसाइल्स हटाइए, अदरवाइज आई टेक सम इमीडिएट एक्शन। तो देखिए निकिता क्रुश्चेव जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं बिलीव करते थे, बहुत कट्टर नहीं थे स्टालिन की तरह, वो क्या करते हैं, जो मिसाइल्स थी उनको विड्रॉ कर लेते हैं। यानी क्यूबा में जो मिसाइल्स उन्होंने लगाई थी उनको क्या करा, उन्होंने वापस से विड्रॉ कर ली और यूएसएसआर में वापस बुला लिया। आए बच्चों समझ में। और इस तरह से ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था वो बहुत ही आसानी से, और कहा भी है जॉन, जब निकिता क्रुश्चेव ने इस तरह का निर्णय लिया तो जॉन कैनेडी ने उनके लिए कोटेशन भी बोला था कि वास्तव में ये एक महान राजनेता द्वारा लिया गया महान निर्णय था, जिसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से बचा लिया। यानी बिल्कुल अमेरिका सोच के बैठा था कि यदि इस वक्त निकिता क्रुश्चेव ने हमारी बात नहीं मानी तो हम डेफिनेटली अटैक करेंगे यूएसएसआर पर, क्यूबा पर अटैक करेंगे। और देखिए जैसे ही वेपन्स का यूज हो जाता, हम कोल्ड वॉर का मीनिंग ही क्या पढ़ रहे हैं बार बार, कोल्ड वॉर का मतलब ही ये है कि आपको वेपन्स यूज नहीं करने, वायलेंस यूज नहीं करनी, लेकिन किसी ना किसी तरह से क्या करना है, वर्ल्ड की पावर को मेंटेन करके रखना है, वर्ल्ड की उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, है ना, वो क्या हो, किस में कन्वर्ट हो गया, फिर
कन्वर्ट होते होते बच गया किसमें, थर्ड वर्ल्ड वॉर में। आए बच्चों समझ में, क्लियर, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब देखिए हम आगे की जो बात कर रहे हैं दैट इज पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट मतलब, कंटेनमेंट का मतलब रोकना, है ना। और यहाँ हम दो डॉक्ट्रिन से बात कर रहे हैं, एक है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और दूसरा है मार्शल प्लान। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये जो दोनों ही पॉलिसीज हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डॉलर डिप्लोमेसी, और हम इसको कह सकते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। अब इनका मतलब देखिए, आपने इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म वर्ड सुने होंगे। इंपीरियलिज्म का मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करे और अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करे, दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपीरियलिज्म, है ना। चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया, तिब्बत को अपने आप में मिलाया, ये किसका एग्जाम्पल, इंपीरियलिज्म का। लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि इंडिया पर 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया, दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंपीरियलिज्म, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियलिज्म। यानी कहीं दूर बैठा हुआ देश किसी दूर बैठे हुए देश पर वहीं से बैठे बैठे शासन करे और अपनी कॉलोनी बना ले, यानी उसकी गवर्नमेंट उसके हिसाब से चले, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री। अब देखिए एक और नया वर्ड आया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, नियो कॉलोनियलिज्म। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, किसी एक कंट्री दूसरी कंट्री को इकोनॉमिक हेल्प दे रही है और इकोनॉमिक हेल्प देकर ये कह रही है कि आप वो करो जो मैं कह रहा हूं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, यानी जो नियो कॉलोनियलिज्म है इसका बेस क्या है, इसका बेस है इकोनॉमिक फैक्टर, है ना। आर्थिक सहायता देकर कंट्री को अपने कहे अनुसार काम करवाना, या अपने आप कह लीजिए अपनी ऑटोनॉमी में लेना, अपने कहे मतलब मेरे ग्रुप में आ गया आप, मेरे अलाइड में आ गया आप, उसको हम क्या कहते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म। और क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल एड अमेरिका ने दी थी और अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल कहलाते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल कहलाते हैं डॉलर डिप्लोमेसी की। आगे बच्चों समझ में आया, हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब कि यूएसए ने वर्ल्ड में यूएसएसआर का एक्सपेंड ना हो, इसको रोकने के लिए क्या किया, या हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि यूएसएसआर ने वर्ल्ड में कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन ना हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया, तो वो पॉलिसीज कहलाती हैं कंटेनमेंट की। ठीक है, इन पॉलिसीज में एक तो हम पढ़ेंगे नियो कॉलोनियलिज्म और एक हम पढ़ेंगे मिलिट्री अलायंसेस, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी हम मिलिट्री अलायंसेस की बात ही नहीं कर रहे, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, नियो कॉलोनियलिज्म की। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल योजना है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं नियो कॉलोनियलिज्म के, या हम इनको क्या कह सकते हैं, डॉलर डिप्लोमेसी। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अमेरिका ने इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करी और क्या किया, कंटेन किया किसका, यूएसएसआर के एक्सपेंशन का, यानी पैसा दिया, इकोनॉमिक हेल्प दी और कंडीशन क्या लगाई कि आप अपने एरिया में कम्युनिज्म का एक्सपेंशन नहीं होने देंगे। आप कौन सी आइडियोलॉजी सपोर्ट करेंगे, कैपिटलिज्म सपोर्ट करेंगे, है ना, और इसके लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं कि आप मेरी बात मानिए। तो देखिए पहली डॉक्ट्रिन कौन सी है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। मैंने, आप याद करिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था, उसके बाद जो यूएसए थी उसकी पावर ट्रांसफर हो गई थी, याद आ रहा है, और ट्रांसफर होने के बाद किसके पास चली गई थी, ट्रूमैन के पास चली गई थी 1945 में। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ट्रूमैन बनते हैं, हेनरी एस ट्रूमैन। ये एक डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं जिनका नाम भी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है। कब, 12 मार्च 1947, प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन। क्या दिया इन्होंने, हिज मैसेजेस इन कांग्रेस। आपको पता होगा कांग्रेस क्या है, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, है ना, जो यूएसए की पार्लियामेंट है, जो यूएसए का लेजिस्लेचर है उसका नाम कांग्रेस है। जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है उसका नाम पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की लेजिस्लेचर है उसका नाम पार्लियामेंट है, जापान की लेजिस्लेचर है उसका नाम डाइट है ना, रशिया की ड्यूमा है। ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो ट्रूमैन है ये कांग्रेस में मैसेज पास करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें $400 मिलियन की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देनी है, किसको, तुर्की एंड ग्रीस को। टर्की और ग्रीस को हम इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जिसका मोटिव क्या है कि जो टर्की और ग्रीस हैं
वो अपने एरिया में कम्युनिज्म को एक्सपेंड नहीं होने देंगे, हम उन्हें इसी शर्त पर एड दे रहे हैं। और देखिए मतलब क्या होता है, जैसे टर्की ने मान लीजिए कंटेन कर दिया है तो कम्युनिज्म को, तो इसका जो आसपास का एरिया है वो ऑटोमेटिकली कंटेन हो जाएगा। अरे बात समझ में। और यही ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन थी। ट्रूमैन ने बहुत सोचा, भाई पैसा तो था अमेरिका के पास, तब भी था आज भी है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, हम टर्की और ग्रीस को कुछ मिलियन एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मिलिट्री एड प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि आप अपने एरिया में और अपने सराउंडिंग एरिया में कम्युनिज्म को नहीं आने देंगे, कम्युनिज्म को कंटेन करेंगे, है ना। कंटेनमेंट मतलब रोक लेना, एकदम दीवार बना देना उसको। तो ये आपका था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। दूसरा देख ले, इसी पीरियड में आता है मार्शल प्लान। मार्शल उस वक्त उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, ट्रूमैन के ही। ये तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन प्रोसेस से रिलेटेड है, टर्की और ग्रीस से। मार्शल प्लान के तहत क्या किया गया? ये जो मार्शल प्लान था 1948 में आया था और इसका पीरियड था 1952 तक, ठीक है। यानी इन 4 सालों में जो यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप था, उसमें कम्युनिज्म को कंटेन करना था। मोटिव दोनों का सेम है, यहां भी कम्युनिज्म को कंटेन करना है, यहां भी कम्युनिज्म को कंटेन करना है, लेकिन डिफरेंस किसका है? एरिया का। यहां कम्युनिज्म को कंटेन करना है किस एरिया में? टर्की और ग्रीस में। और यहां कम्युनिज्म को कंटेन करना है कहां पर? वेस्टर्न यूरोप में। इसको कहा गया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। कौन लेके आया? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इसको कहा जा रहा है मार्शल प्लान। कौन लेके आ रहा है? उस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका का, वो लेके आए। इन्होंने क्या कहा मार्शल प्लान के तहत? फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1948 टू 1952, 16 कंट्रीज थी शायद इसमें, कि जो वेस्टर्न यूरोप की 16 कंट्रीज हैं उनको अमेरिका इकोनॉमिक हेल्प देगा और क्या करेगा? उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, वहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करेगा और वहां की फ्री मार्केट बनाएगा। फ्री मार्केट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ट्रेड को, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएगा। ये कहाँ के लिए था? वेस्टर्न यूरोप के लिए। यानी यहां कंटेन किसको करना है? कंटेन तो वही करना है, कम्युनिज्म को, और उसी मेथड से बाय इकोनॉमिक हेल्प, लेकिन एरिया दोनों का डिफरेंस। तो दीज आर दी 2 पॉलिसीज ऑफ कंटेनमेंट टू दी कम्युनिज्म दैट आर ऑप्ट बाय दी यूएसए, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आज की क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास का हमारा टॉपिक था एरेना ऑफ कोल्ड वॉर। एरेना मीन्स वो क्राइसिस जो कोल्ड वॉर के पीरियड में हुए, लेकिन फिर भी उनकी कुछ लिमिट्स थी, कुछ बाउंड्रीज थी, वो क्रॉस नहीं हुई, और क्रॉस ना होने के कारण ही कोल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्टेड नहीं हुआ। कोल्ड वॉर स्ट्रगल है 2 आइडियोलॉजीज के बीच, 2 कंट्रीज के बीच, 2 ग्रुप्स के बीच और 2 इंडिविजुअल्स के बीच। कोल्ड वॉर के पीरियड में यदि हम एरेनास की बात करें तो एक जर्मनी बहुत बड़ा एरेना रहा और समय समय पर उसमें प्रॉब्लम्स होने थे। 1948 में यूएसएसआर बर्लिन का ब्लॉकेड करता है, जिससे यूएसए को एयरलिफ्ट करके मटेरियल और हेल्प प्रोवाइड करवानी पड़ती है, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसको वो ब्लॉकेड हटाना पड़ता है। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जर्मनी था उसका 4 पार्ट्स में पार्टीशन कर दिया गया। वन इज कंट्रोल्ड बाय द यूएसए, अनदर वन इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रांस, थर्ड वन इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटेन and one part is controlled by the USSR. After some time in 1949, all 3 Western countries joined their Germany and named as Western Germany. And in response to that, USSR said is Germany as Eastern Germany. But when this partition done, Berlin is also divided between the East Berlin and the West Berlin. And there is a starting of transformation of peoples, mass level of transformation of peoples between the East Germany, East Berlin to West Berlin. Then for restrict this transformation, USSR frame a wall that is known as Berlin Wall. It is a great symbol of the Cold War. In 1961, the motto of Berlin Wall is to restrict the transformation of peoples from the East Berlin to the West Berlin. This Berlin Wall falls down in 1989 when there is a starting of ending of the Cold War. No government action, the peoples themselves resolve this war. Then we studies about the Cuba Missile Crisis. Cuba Missile Crisis is also a very important arena of the Cold War. Cuba is an island between the North America and US, South America. There is a communist government under the leadership of the Fidel Castro. Cuba was financially and diplomatically aided by the USSR. In the period of 1961-62, the leader of USSR, Nikita Khrushchev, tried to deploy missiles in the Cuba. 3 weeks later, America were and
warned the Nikita Khrushchev by the John Kennedy that he would withdraw the missiles from the Cuba, otherwise USA takes a strong decision that is not benefit for the whole world. Then Nikita Khrushchev decided a great decision of the world, great decision of the history, great decision in the era of the Cold War, that Nikita Khrushchev agreed to withdraw their missiles from the Cuba. And then world is whole relief, because every person in this period thought that now because of the Cuba missile crisis, the Cold War converted into the Third World War. बचा लिया निकिता क्रुश्चेव ने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब restrict the expansion of communism or restrict the expansion of capitalism. America provide the economic help to the different areas of the country or different areas of the world and demand that these areas never try to expand communism in their area. The first policy of containment that is established by the Truman, President of America Truman Doctrine in March 1947, and he provide economic help to Turkey and Greece to containment communism in their area. And the other one is 1948 to 1952 Marshall Plan. Foreign Secretary of America gives economic aid to 16 countries of the Western Europe between the period of 1948 to 1952 to restrict the expansion of communism in their area. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि किस किस तरह से, थैंक यू, किस किस तरह से एरिनाज आए, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कभी किसकी समझदारी से, कभी किसकी समझदारी से, कभी वर्ल्ड की सिचुएशंस के कारण ये वर्ल्ड वॉर कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। आपको पता है, आपसे पूछा जाए कि अब तक वर्ल्ड में कितने वर्ल्ड वॉर हुए, तो डेफिनेटली वी सेड 2, 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 1939 to 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड 1945 to 1991 कोल्ड वॉर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए यहाँ तक की क्लास में हमने पढ़ा मीनिंग क्या था कोल्ड वॉर के, रीजंस क्या थे कोल्ड वॉर के, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए कोल्ड वॉर के, और एरिना क्या हुआ। आप अपना सिलेबस उठाइए, बिल्कुल मैच करते जाइए, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और पूरी कोशिश है कि हम आपका पूरा सिलेबस करवा दें जो आपको हर जगह हेल्प करे। तो बने रहिए बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं 12th के उनको भी तक भी हमारी ये हेल्प पहुंचे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और बिल्कुल अगली वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा different types of military alliances and non-aligned movement, वन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे हम फिर आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।